एक चीज़ ना बस ज़हन में रखनी है कि थोड़ा सा ना हमने डिसिप्लिन के तहत चलना है। 12:30 हमारी क्लास का टाइम है। मैक्सिमम टाइम आपके पास 5 मिनट्स का हुआ करेगा। 5 मिनट्स 12:35 पे जो है ना मैंने ये जो मीटिंग रूम है बेटा उसको वो मैंने कर देना, लॉक कर देना करना है। तो उसके बाद आप अगर आएंगे तो फिर वो हिम्मत टाइम लगेगा उसको थोड़ा सा ना, तो प्रॉब्लम ना हमें फेस करनी पड़े, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें टाइम की पाबंदी भी करनी है। बात हम कर रहे थे लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने कुछ कमांड सिस्टम का जिक्र किया था, और उस कमांड सिस्टम के साथ हमने देखा कि मल्टीपल कमांड सिस्टम किस तरह से होता है और आप किस तरह से जो है ना मतलब डिफरेंट जो अथॉरिटीज़ हैं आप उनके साथ खुद को डील कर रहे होते हैं। अब इसी कमांड सिस्टम से ही आगे बेसिकली एक चीज़ निकलती है जिसका नाम है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब कंट्रोल बेसिकली कंट्रोल का मतलब आप इसको ले लें अथॉरिटी के मीनिंग में, ठीक है। और स्पैन को अगर हम देखें तो स्पैन का मतलब होता है उर्दू में दुरानिया, ठीक है। तो यहाँ पे दुरानिया की तो बात नहीं होगी, बेसिकली यहाँ पे हम उस चीज़ का जिक्र करेंगे कि कोई भी एक बंदा उसकी अथॉरिटी में, उसकी जुरिस्डिक्शन में या उसके कंट्रोल में कितने लोग हैं, कितने लोगों को वो बंदा क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उस चीज़ का नाम है स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब इसको अगर थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश करूँ तो आप इसको इस तरह से देख लें कि एक ये बंदा है, ठीक है, उसके नीचे 2 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इधर यहाँ पे फिर एक और बंदा है, उसके नीचे 2 लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये बंदा है, इसके नीचे ये 2 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। एक ये हमारी एक डायग्राम सी बनती है। नंबर 2 हम उसको अगर देखें तो एक ये है कि एक बंदा है, ठीक है, ये उसके नीचे टीम है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे ये टोटल हमारे 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां। अब ये बंदा इस इन 7 को क्या कर रहा है, बेसिकली कंट्रोल कर रहा है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा दोनों पिक्चर्स को देखें तो यहाँ पे एक हमारे पास ये पिक्चर है और एक हमारे पास ये पिक्चर है। इन दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की शक्ल में आप देखें या कंट्रोल की शक्ल में देखें कि हर बंदे के कंट्रोल में कितने लोग हैं, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा। लेट्स से मैं इसको ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ। तो ए में स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या नजर आ रहा है आपको? एक पर्सन एक बी में ये 2 है, एक पर्सन 2 पर्सन को कर रहा है कंट्रोल। एक पर्सन 2 पर्सन को कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने बताया कि एक बंदा है वो 2 बंदों को कंट्रोल कर रहा है, तो एक बंदा ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये देखें, ये बेसिकली एक चेन है, ठीक है। चेन कहाँ की तरफ है, ये डाउनवर्ड है। अब ये बंदा इन दोनों को कर रहा है, आगे से ये बंदा इन दोनों को कर रहा है, आगे से ये वाला बंदा इन दोनों को कर रहा है, और ये बंदा है इसके। अब यहाँ पे हर बंदे की नीचे जो अथॉरिटी है उसमें कितने लोग हैं, बेसिकली 2 लोग हैं, 2 पर्सन है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल की, तो यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, वो आपका बराबर होगा 2 के। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसकी बात करें पिक्चर बी की, तो यहाँ पे आपके पास स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है जी? क्या है स्पैन ऑफ कंट्रोल बेटा? 1 पर्सन 7 बंदों को कंट्रोल कर रहा है। 7 यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल है 7। एग्जैक्टली दिशान ने बिल्कुल ठीक बताया। स्पैन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे क्या है, 7 है, क्योंकि ये एक बंदा है, ठीक है, ये नीचे आपके 7 लोगों की टीम को मैनेज कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम आगे ले जाएं, ठीक है, निचली लेयर पे आ जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इस लेयर पे स्पैन ऑफ कंट्रोल 7 का है। और अगर ये बीच में कोई बंदा है उसके अंदर ये वाले लोग हैं, तो यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बेसिकली दीज आर एक्चुअली मैनेजमेंट लेयर्स। 6 नहीं आएगा मैं टर्म बोल रहा हूँ ना, ये टर्म आगे भी जाके यूज होनी है, इसको याद रखिएगा, मैनेजमेंट लेयर्स। अब मैनेजमेंट लेयर किस तरह से हो सकती हैं, जैसे हमने फर्स्ट डे डिस्कस किया था कि ये आपके पास 3 तरह के लेवल्स होते हैं। ये आपका टॉप लेवल है जिसको हम स्ट्रेटेजिक लेवल कहते हैं, ये हमारा मीडियम लेवल आ गया, मिडल लेवल, और ये हमारा आ गया लोअर लेवल।
ये स्ट्रेटेजिक लेवल है, ये टैक्टिकल लेवल है और ये आपका ऑपरेशनल लेवल है। ये चीज़ें तो आपको याद ही है ना। यस सर। यस सर। अच्छा, ये एक भाई का क्वेश्चन आया, वो कह रहे हैं कि जी इसमें 6 नहीं होगा। तो बेटा 6 इसलिए नहीं होगा कि आप ये देखें ना नीचे बंदे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, जिनको कंट्रोल किया जा रहा है वो जो नंबर ऑफ पीपल हैं, वो जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, वो जो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स हैं, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, सर ये जैसे आप नीचे कह ले। दोगे जी एक मतलब एक बाप है उसके 5 बेटे हैं, ठीक है, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना होगा, वो 5 का ही होगा ना, 6 तो नहीं हम उसको कह सकते। ठीक है, है इसी सर, वो तरह सेकंड वाले की बात कर रहा था जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, उसका देख लीजिएगा। जी जी ये तो 5 ही है, ये तो मतलब 1 2 3 4 5 6। अच्छा चलें ठीक है, वो काउंटिंग में प्रॉब्लम हो गई, सॉरी। ठीक कह रहे हैं आप, वो बंदे 6 थे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन में होंगे वो हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। अब ये जो है ना बेसिकली बेटा, ये जो जिनको हम कहते हैं लेवल्स, इन लेवल्स के साथ इसका जो दूसरा नाम है ना वो होता है आपकी मैनेजमेंट लेयर। लेयर किसे कहते हैं, तय को। ठीक है, अब ये आपकी डिफरेंट तय हैं, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स होती हैं आपकी मैनेजमेंट में। तो हर लेयर पे कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, अब एक चीज़ जो हमारे पास पिक्चर ए थी, ठीक है, वो पिक्चर ए को कहा जाता है बेटा टॉल नैरो। टॉल नैरो, ठीक है, तो उसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल टॉल है, उसकी जो पिक्चर है, जो शेप है, वो देखें वो एक टॉल आपको मतलब लंबाई रूप आपको वो फील होगा, और वो नैरो है, ठीक है, मतलब ज़्यादा फैला हुआ नहीं है जो स्पैन है। लेकिन जो पिक्चर बी है, पिक्चर बी का नाम क्या है, पिक्चर बी को हम कहते हैं ये होता है आपका वाइड फ्लैट। ठीक है, मतलब ये वाइड है और ये फ्लैट है, मतलब इसमें मैनेजमेंट के लेयर्स आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेयर्स ज़्यादा हैं, लेयर्स ज़्यादा हैं, और जो पीपल हैं वो क्या हैं, कम हैं। और यहाँ पे जो आपकी लेयर्स हैं, ठीक है, वो कम हैं, और जो लोग हैं वो क्या होते हैं, आपके ज़्यादा होते हैं। अब आपसे मेरा एक कॉमन सेंस की बेस पे मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ी, तो इनमें से ज़्यादा जो सूटेबल स्ट्रक्चर होगा वो कौन से वाला होगा वाइट फ्लैग। जी? ए होगा या बी होगा? सर ए होगा। ए होगा। टॉल टॉल नैरो सर। और कुछ जो कह रहे हैं कि जी बी होगा। तो लॉजिक के साथ बताइएगा। सर ए इसलिए होगा क्योंकि वहां पे उसने 2 को कंट्रोल करना, उनको वो ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, बजाय इसके अगर उसकी जिम्मेदारी पे ज्यादा लोग हों। बेटर नहीं, मैनेजमेंट तो हो जाएगी। इसमें हम इस तरह से भी तो देख सकते हैं ना कि अगर 2 बंदों को ही कंट्रोल करना है तो उससे बेहतर नहीं है कि कोई 4 बंदों को कंट्रोल करके बीच में से एक लेयर ही निकाल दी जाए मैनेजमेंट की। क्या ख्याल है, हो सकता है ऐसे? सर वो फिर नेचर पे डिपेंड करेगा ना कि वो लेवल कौन सा, अगर एग्जैक्टली, स्ट्रेटेजिक है। दिस वाज द पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या है कि हम आगे जाके एक थ्योरी पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है कॉन्टिंजेंसी थ्योरी। ठीक है, कॉन्टिंजेंसी, हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे आगे जाके कॉन्टिंजेंसी थ्योरी आएगी, और कॉन्टिंजेंसी थ्योरी हमें ये बताती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा, आप उसमें कोई भी चीज़, आप उसमें कोई, वो कहता है कोई फॉर्मुलेटेड या प्लान शक्ल में आप नहीं कर सकते। द मोस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर आपका वही होगा जो आपकी सिचुएशन होगी, जिस सिचुएशन के मुताबिक आप अपनी मैक्सिमम इफेक्टिवनेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वही आपके लिए सूटेबल स्ट्रक्चर होगा। तो हम किसी भी स्ट्रक्चर को हम ये नहीं कह सकते कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पे यही स्ट्रक्चर होना चाहिए। हमारी सिचुएशन हमें बताएगी कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशंस की टाइप्स पढ़ी थी, और एक इंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन थी और दूसरी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन थी। अब अगर हम स्टार्ट ही इंटरप्रेन्योरियल लेवल से कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टार्ट है, तो डू यू थिंक कि वहाँ पे आप फंक्शनल वाले या डिविजनल वाले स्ट्रक्चर पे आप जा सकते हैं, या आपको जाना चाहिए? टेक्निकली नहीं जाना चाहिए। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती जाएगी, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रक्चर है वो भी डेवलप होता जाएगा, और आपकी मैनेजमेंट की लेयर्स भी बीच में ऐड होती जाएंगी। अब इसमें जो मेन चीज़ है समझने वाली, वो ये है कि वाइड फ्लैट आपका कहाँ पे सूटेबल होगा और टॉल नैरो कहाँ पे सूटेबल होगा। इन चीज़ों में अगर आपको लगता है कि ये, अगर हम वाइड फ्लैट की बात करें तो देखें जो टॉप वाला है, ठीक है,
वो डायरेक्टली किन के साथ, ऑपरेशनल के साथ कनेक्टेड हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको बीच में पिक्चर ए में आपको टेक्टिकल लेवल आपको यहाँ पे बीच में फील होगा कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर दरमियान वाला जो तबका है, जो दरमियान वाली लेयर है, अगर वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रही तो फिर उस लेयर को वहाँ से निकाल दिया जाता है ताकि आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी इंश्योर हो सके और आपकी प्रोडक्टिविटी भी आपकी इफेक्टिव हो सके। तो वो जो आप वहाँ से उस लेयर को निकाल रहे हैं ना, वहाँ से हमें एक और कंसेप्ट का पता चला जिसको हम कहते हैं डी लेयरिंग। डी लेयरिंग का मतलब होता है कि पूरे का पूरी लेयर को बीच में से खत्म कर देना, पूरे के पूरी लेयर को। अब वो जो जब भी डी लेयरिंग होती है ना, ये आगे जाके कॉन्सेप्ट ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब भी डी लेयरिंग होती है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो टेक्निकल लेवल होता है वही सफ़र करता है, क्योंकि जो टॉप लेवल है उसने जाना कहीं नहीं है और नीचे जो ऑपरेशनल लेवल है, ठीक है, वो ऑपरेशनल लेवल के लोग वो होते हैं जिन्होंने हाथ से काम करना है, जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो डी लेयरिंग जब भी होगी, ठीक है, तो काफ़ी हद तक चांसेस यही होते हैं कि आपके जो टेक्निकल लेवल के लोग हैं वो उसमें सफ़र करेंगे। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉल नैरो और वाइड फ्लैट स्पैन ऑफ कंट्रोल। जर्नली मैंने आपको बता दिया है। इसमें कोई आपका क्वेश्चन है बेटा? टॉपिक की तरफ, बुक की तरफ हम बाद में जाते हैं। बहुत सर समझ आ गई है इस पॉइंट की? यस सर। यस स्पैन ऑफ कंट्रोल को समझना क्यों जरूरी है, क्यों हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे? जवाब दें बेटा। स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझने के लिए सर जी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सर जी समझने के लिए कि वो किस तरह वर्क होता है, वहाँ किस तरह मैनेजमेंट कंट्रोल कर रही होती है अपने वर्कर को। बिल्कुल ऐसी है। सादी सी बात है कि हम पढ़ के रहे हैं, हम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और बिजनेस में सिर्फ हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो देखनी नहीं है, ठीक है, हमारे ओवरऑल जो रिसोर्सेज हैं उनकी मैनेजमेंट भी होगी, हमारे जो ऑपरेशंस हैं उनकी मैनेजमेंट भी होगी, हमने जो बंदे, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी हमने मैनेज करना है। हमने कम से हमारी देखो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर या बीइंग एन ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या बीइंग एन इन्वेस्टर, आपकी क्या कोशिश होती है कि आपकी कॉस्ट कम से कम आए और जो आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और अच्छे मैनेजर की डेफिनेशन भी यही होती है कि आप मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर रहे हो तो आप अच्छे मैनेजर कंसीडर किए जाते हैं। तो हर बंदे की यही कोशिश होगी कि कम से कम कॉस्ट इन करो और जो वैल्यू एडिशन है या जो आउटपुट है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल को समझते हुए अगर हम चीज़ों को लेके चलेंगे तो उसमें फिर ज़्यादा उसकी इफेक्टिवनेस आ जाती है। अब यही टॉपिक हम अपनी यहाँ से बुक से स्टडी करते हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल होता क्या है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों स्ट्रक्चर्स की। तो नंबर 1 वो बताता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ सुपीरियर कैन इफेक्टिवली मैनेज। कोई भी सुपीरियर, कोई भी सीनियर कितने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, वो है आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल। द हायर द रेशियो ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स द वाइडर द स्पैन ऑफ द कंट्रोल। जितनी रेशियो ज्यादा होगी, ठीक है, रेशियो का मतलब जो डायरेक्टली आप जिस सुपीरियर को जवाब दें हैं, जितनी रेशियो ज्यादा होगी उतना ही आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो वाइडर होता जाएगा। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड किस पे करता है? नंबर 1 मैनेजर्स कैपेबिलिटीज। मैनेजर की काबिलियत क्या है, फिजिकल काबिलियत और मेंटल लिमिटेशंस। देखें हर इंसान की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है ना, ये आपके अंदर वो आपकी वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि आप अपने अंडर ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा लोगों की टीम को अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो वहाँ पे फिर आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि आप वाइडर स्ट्रक्चर की तरफ जाएं। नंबर 2 नेचर ऑफ मैनेजर्स वर्क लोड। किस तरह का लोड है, किस तरह का काम है, किस तरह के टास्क हैं, उसकी नेचर पे भी ये चीज़ डिपेंड करेगी। नंबर 3 नेचर ऑफ वर्क अंडरटेकन, हाउ रूटीन इट इज़। टास्क, ठीक है, टास्क का मतलब क्या है यहाँ पे? टास्क का मतलब ये है कि कितना वो काम आपका, कितना रूटीन का टास्क है वो, ठीक है। रूटीन के टास्क होंगे तो माइट भी आप ज़्यादा लोगों को मैनेज कर सकें, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको कोई हट के, अगर आपको कोई टास्क मिल गया, ठीक है, अदरवाइज कोई आपको टास्क मिल गया है, रूटीन से हट के आपको कोई काम मिल गया, जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने पढ़ा था, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल गया,
तो वहाँ पे जाके फिर क्या है, आप उस एक ही स्ट्रक्चर से आप अपना काम नहीं चला सकते, वहाँ पे आपको फिर थोड़ी सी सिचुएशन के मुताबिक मामला को लेके चलना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं जियोग्राफिकल डिस्पर्शन ऑफ सबॉर्डिनेट्स, जियोग्राफिकली कितने डिस्पर्स हैं आपके, जो देखिए एक जगह पे जियोग्राफिकली एक जगह पे बैठ के तो आप शायद अच्छे तरीके से मैनेज कर लें, लेकिन अगर वो डिविजनल फॉर्मेट है तो डिविजनल फॉर्मेट में क्या है, आपके ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस आ जाते हैं बीच में, कोई बंदा किधर बैठ के काम कर रहा है, कोई किधर बैठ के काम कर रहा है, तो माइट भी फिर वहाँ पे उस चीज़ को उन सबॉर्डिनेट्स को टैकल करना या मॉनिटर करना ज़रा मुश्किल हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद है जी लेवल ऑफ कोहेसिवनेस विद इन द टीम। कोहेसिवनेस कहते हैं आपस में एक दूसरे के साथ जो आपकी बॉन्डिंग होती है, टीम की कोहेसिवनेस, ठीक है। कोहेसिवनेस का मतलब वैसे तो एक टीम वर्क होता है, और टीम वर्क का मतलब क्या हुआ फिर यहाँ पे, टीम वर्क हम किसे कहेंगे, टीम वर्क इज एक्चुअली योर कि आप एक दूसरे के लिए कितना सपोर्टिव हैं, ठीक है। अब देखिए एक होता है टीम और एक होता है वर्क ग्रुप, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो वर्क ग्रुप होगा ना वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का जिम्मेदार होता है। चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे टीम मैनेजमेंट वाले में, डिटेल में ये चीज़ें पढ़ेंगे। वर्क ग्रुप हम अपने इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है उसके जिम्मेदार होते हैं, लेकिन टीम में हमने खुद भी परफॉर्म करना है, और जहाँ पे हमें किसी दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी हमने वहाँ पे वो काम भी करना है। जैसे आप क्रिकेट टीम की एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर कोई बॉलर है तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरा काम तो सिर्फ बॉलिंग करना है, मैं बैटिंग नहीं करूँगा या मैं फील्डिंग नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो टीम में फिर जब आप आ जाते हैं तो आप अपना जो मैक्सिमम आप वहाँ पे दे सकते हैं आपको देना चाहिए, और इंडिविजुअल के साथ साथ आप फिर ओवरऑल जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस की भी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये एक बेसिकली आपका साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट होता है, साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट होता है, ऐसा एग्रीमेंट जो ज़हनी तौर पे आपका किसी के साथ बन जाता है कि नहीं यार इसको हमने सपोर्ट करना है। तो ये पांचों पॉइंट्स की समझ आ गई बेटा कि आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। यस यस सर। सर। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपका? नो सर। क्वेश्चन नहीं है कोई? नहीं सर। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो आ गया जनाब आपका टॉल नैरो और आपका वाइड फ्लैट। टॉल नैरो में क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू मैनेजर। यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स कम होंगे, मैनी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द टॉप डाउन टू सुपीरियर लेवल। यहाँ पे जो मैनेजमेंट की लेयर्स हैं वो क्या होंगी, वो ज़्यादा होंगी। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, नैरो है, और शेप क्या है स्ट्रक्चर की, वो टॉल है। तो स्पैन, नैरो, शेप, टॉल, तो ये दोनों मिला के क्या बन गया, टॉल नैरो स्ट्रक्चर बन गया आपका। इसी तरह आप यहाँ पे देखें कि स्पैन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे क्या है, वाइड है, और शेप क्या है, फ्लैट है। तो ये क्या होगा आपका, ये वाइड फ्लैट स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे फ्यू लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट है, और स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड हो गया, और शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपकी फ्लैट होगी। अब करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो वो कहते हैं जी फॉर्मेलिटी इन रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। क्योंकि मैनेजमेंट की लेयर ज़्यादा है, आपने बिजनेस कम्युनिकेशन में एक चेन नेटवर्क के नाम से पढ़ा होगा अगर आपको याद हो तो चेन नेटवर्क में जो आपका टॉल नैरो है वो बेसिकली आपका अप्लाई हो रहा होता है। तो करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें टॉल नैरो की, तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है सबॉर्डिनेट्स में और सुपीरियर्स में। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। अच्छा जी, फिर इसके मुकाबले में और दूसरी तरफ देख लें, ठीक है। चले हम पहले इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड प्रोसीजरल एम्फोसिस ऑन फॉर्मल रोल्स, जॉब टाइटल्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। क्योंकि रिलेशनशिप फॉर्मल है तो आपने जो भी रोल प्ले करना है या जो भी आपने काम करना है वहाँ पे आपको उन फॉर्मेलिटीज़ का जो है जो ख्याल है वो आपको रखना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, क्लोज सुपरविजन है, ठीक है। क्लोज सुपरविजन क्यों है, क्योंकि हर लेवल पे कोई ना कोई बंदा ऊपर बैठा होगा। तो क्लोज सुपरविजन, मॉनिटरिंग वर्क एंड गिविंग सबॉर्डिनेट्स डायरेक्शंस। देखें स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 था ना, तो मतलब यह कि हर 2 बंदों के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो क्लोजली मॉनिटर भी कर रहा है, क्लोजली सुपरवाइज भी कर रहा है। फिर वो कहता है टास्क स्पेशलाइजेशन विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट्स स्पेशलाइजिंग इन अ वेरी नैरो एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशंस। क्योंकि लोग कम होते हैं, चंद लोग बैठ के उस चीज़ को देख रहे हैं, चंद लोग बैठ के उनको मॉनिटर कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टास्क स्पेशलाइजेशन का जो कंसेप्ट है ना वो यहाँ पे आपको ज़्यादा नज़र आता है। वजह क्या है कि यहाँ पे
हर बंदा तकरीबन अपना अपना काम कर रहा होता है, जिस चीज़ में वो स्पेशलाइज है उसने उसी चीज़ को देखना है। लास्ट पॉइंट इज स्लो वर्टिकल कम्युनिकेशन, क्योंकि वर्टिकल कम्युनिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि आपकी इंफॉर्मेशन पास ऑन होते होते टाइम लगता है, जितनी मैनेजमेंट की लेयर ज़्यादा होंगी उतनी आपकी इंफॉर्मेशन की जो फ्लो है वो आपका स्लो हो जाता है। ठीक है, क्यों स्लो हो जाता है? बिकॉज ऑफ मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हैंस सच ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी स्लो टू रिएक्ट टू चेंज। क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपकी एफिशिएंटली पास ऑन नहीं हो रही होती, समटाइम्स आपकी इन्फॉर्मेशन लूज भी हो रही होती है। तो अगर आपको किसी चेंज को अप्लाई करना है तो वहाँ पे चेंज की एप्लीकेशन में आपके मामलात में तखीर हो सकती है। क्यों? लॉन्ग चेन ऑफ हियरार्की है, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड होता है। तो इन्फॉर्मेशन एक जहाँ से स्टार्ट होनी है, जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, वहाँ से पूरी एक हियरार्की में इंफॉर्मेशन जाते जाते टाइम लेगी। तो इस वजह से मामला आपके डिले हो सकते हैं। इन जो अभी हमने ये करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है बेटा टॉल नैरो की, इसमें किसी पॉइंट की ना समझ आई हो तो बता दें। ये सेकंड वाली को रिपीट कर दो, जॉब डिस्क्रिप्शन। जी दोबारा बताइएगा। सर ये जॉब डिस्क्रिप्शन वाला रिपीट कर दो काइंडली। जो देखें, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है, आप ना जब आप कहीं पे काम कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो आप उससे पूछते हैं कि जी मुझे बता दें मैंने करना क्या क्या। ठीक है, तो वो जो करना क्या क्या होता है ना, उसको हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब को डिस्क्राइब करना। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जेडीज। ठीक है, जो भी बंदा काम कर रहा होता है ना, उसकी एक फॉर्मल लेवल पे उसकी कुछ जेडीज होती हैं, उसे बताया जाता है कि भाई ये काम तुमने देखने हैं, ये डिपार्टमेंट तुमने देखने हैं, यहाँ पे तुम इस बंदे को जवाब दो, इस बंदे से तुमने जवाब लेना है। ये सारे जो मामला है ना वो जेडीज की शक्ल में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे चूंकि वो एक फॉर्मल लेवल आपको यहाँ पे नजर आता है, तो इस वजह से वो कह रहा है कि आपको बाकायदा तौर पे वहाँ पे जेडीज भी आपको मिलती हैं, आपके रोल्स डिफाइन होते हैं, आपने क्या किरदार अदा करना है, किस मामले में आपने किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन आपने इंश्योर करना है, ये सारी चीजें मिला के क्या है, ये आपकी जेडीज बनाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये समझ आ गई बेटा आपको जेडी वाले पॉइंट की? यस सर। कोई क्वेश्चन यहाँ पे किसी का? अच्छा, इसी तरह अगर हम वाइट फ्लैट पे आके देखते हैं तो वो कहता है जी ग्रेटर डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबॉर्डिनेट्स एज टू मैनी ऑफ सबॉर्डिनेट्स टू क्लोजली सुपरवाइज। यहाँ पे जो डेलीगेशन होती है ना वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़्यादा डेलीगेशन किस तरह से? अगर आप टॉल नैरो में देखें ना तो काम ऊपर से नीचे आते आते कम हो जाते हैं। हर मैनेजमेंट के लेयर में कुछ ना कुछ टास्क आपको साइन किए जाते हैं, तो जब तक उन कामों ने नीचे तक पहुँचना है ना तो वो डेलीगेशन कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि डेलीगेशन आपकी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट की जो लेयर्स हैं वो कम है, तो ज़्यादा तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी डेलीगेशन वो ज़्यादा आपको नज़र आती है। फिर वो कहता है ग्रेटर इगैलिटेरियनिज्म। ठीक है, इगैलिटेरियनिज्म कहते हैं बराबरी। बराबरी इन अ सेंस कि यहाँ पे वो फॉर्मल लेवल नहीं है, यहाँ पे एक इनफॉर्मल लेवल के आपको मामला नज़र आते हैं। और इनफॉर्मल में वो कहता है कि बॉसेस के लिए और सबॉर्डिनेट्स के लिए विल रिस्पेक्ट ईच अदर ऑफ देयर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। हर बंदा अपने अपनी स्किल की बेस पे, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अपने काम की बेस पे, अपनी एक्सपर्टीज की बेस पे हर बंदा एक दूसरे की एक रिस्पेक्ट कर रहा होता है। आपको एक बराबरी का जो एलिमेंट है वो नज़र आता है। यहाँ पे बॉस और सुपीरियर वाला जो फैक्टर है वो इतना ज़्यादा आपका स्ट्रिक्टली नहीं होता जितना वो वर्टिकल कम्युनिकेशन में होता है। फिर वो कहता है जी फ्लेक्सिबिलिटी वेयर इंडिविजुअल्स आर विलिंग टू स्विच फ्रॉम डूइंग वन टाइप ऑफ टास्क टू अनदर। ठीक है, आपके टास्क की यहाँ पे स्विच करने की, काम के स्विच करने की फ्लेक्सिबिलिटी है। एज द डिमांड ऑफ द वर्क चेंजेस लेस एम्फोसिस ऑन रोल्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शंस। जैसे जैसे आपकी डिमांड चेंज होती है, जैसे आप समझ लें कि वो प्रोजेक्ट मिला आपको, उस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट आपका ख़त्म हो गया, तो आप फ्लेक्सिबल होंगे, आपको नए प्रोजेक्ट की सिचुएशन के मुताबिक आप कोई नया काम वहाँ पे कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं होगा कि जी ये मेरा काम नहीं है तो ये मेरा काम नहीं है। यहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है और उस प्रोजेक्ट के हिसाब से अपना काम चेंज होता रहता है। जब बच्चे बात नहीं मानते तो उनको आमतौर पर जिद्दों का ड्रामा दिया जाता है। तो इस किस्म का डराना बच्चों को कैसा? बहुत बुरी बात है, झूठ भी है, धोखा भी है और बच्चे का कैरेक्टर तबाह करना भी है। ये तो हाल है बच्चों का। एक तरफ क्लास चल रही होती है, दूसरी तरफ फिल्म चल रही होती है, फिर कहते हैं जी ऑनलाइन क्लास में मज़ा नहीं आता।
चलें, उसके बाद कहता है जी आपको यहाँ पे टीम वर्क नजर आता है और एक दूसरे के साथ आपको कोऑपरेशन नजर आती है, और फिर वो कहता है कि रैपिड वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे उसने कहा था मामला स्लो है, यहाँ पे वो कह रहा है रैपिड है। क्यों रैपिड है? क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट की जो लेयर्स है वो ज़्यादा नहीं है, जो चेन ऑफ कमांड है वो ज़्यादा नहीं है, तो जो डायरेक्ट आपकी कम्युनिकेशन है वो आपकी ज़्यादा बेहतर तरीके से इंश्योर हो सकती है एज कम्पेयर टू टॉल एंड नैरो स्ट्रक्चर। फिर वो कहता है रीजंस व्हाई वाइड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफन प्रेफर्ड। क्यों वाइड फ्लैट को हम प्रेफर करते हैं? ये रोजाबाद मॉस कैंटर की थ्योरी भी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में। वो कहता है कि मोर सूटेबल टू रैपिडली चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट्स, मोर सूटेबल टू रैपिडली चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट्स, बीइंग फ्लेक्सिबल एंड क्विकर देन फॉर्मल एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर। जिस तरह से आपका एक हायरार्किकल और फॉर्मल स्ट्रक्चर में जो मामला होते हैं वो कहता है जी यहाँ पे वैसे नहीं होते। तो चूंकि आपका जो इन्वायरमेंट है, चूंकि आपकी जो बिजनेस वर्ल्ड है, जो बिजनेस के मामला आता है उसमें हर आए दिन कोई ना कोई नई चेंज, कोई ना कोई नई एडिशन, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई इनोवेशन आई होती है। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए फिर क्या है कि वो कहते हैं जी आपको एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर चाहिए, आपको ऐसा कोई हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं चाहिए जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना पाई जाए और आप काम की सिचुएशन के मुताबिक आप खुद को एडजस्ट ना कर सकते हो। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि आप वाइड फ्लैट को प्रेफर करें जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अपने मामलात को भी अपग्रेड करते रहें। एक हो गया इसमें चेंजिंग का ये वाला एलिमेंट, इसलिए दूसरा कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग क्यों है? वो कहता है जी टॉल नैरो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स स्पेंड टू मच टाइम मैनेजिंग ईच अदर इंस्टेड ऑफ एडिंग वैल्यू। वैल्यू ऐड करने की बजाय एक दूसरे को मैनेज करने में ही वो कहता है जी बड़ा सारा टाइम गुजर जाता है। इफ मिडल मैनेजर्स डू नॉट ऐड वैल्यू दे शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर जो मिडल मैनेजर्स हैं वो वैल्यू ऐड ना करें, देखिए मैंने आपको पहले भी जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जो टेक्निकल लेवल जिसको हम कहते हैं, तो टेक्निकल लेवल में अगर आपकी तरफ से वैल्यू ऐड नहीं हो रही तो इसने भी कहीं नहीं जाना, ये वाला भी लेवल मजबूरी होती है। तो बेसिकली ये जो मिडिल लेवल होता है ना, ये फिर वो बलि का बकरा बनता है और इनको फिर बीच में से निकाल दिया जाता है और पूरी की पूरी लेयर ही बाज में उठा दी जाती है बीच में से। ठीक हो गया। ये नीचे उन्होंने आपको वही एग्जाम्पल दी हुई है पिक्चर की शक्ल में। ये टॉल नैरो है, यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है 2 का, और ये आपकी वाइड फ्लैट है, यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है आप उसको काउंट कर लेंगे तो ये 12 बनते हैं। ठीक है, तो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। आई होप कि आपको इसकी क्लियरली समझ आ गई होगी और आपको रीजन का भी आइडिया है कि हम ये टॉपिक यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। एनी क्वेश्चन? क्लियर सर, क्लियर। जी बेटा क्लियर है? यस। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है एक टॉपिक है, वो कहता है जी हाउ कंपनीज गेट द जॉब डन। ठीक है, लोग जो कंपनीज हैं, जो इदारे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो काम कैसे करते हैं, उसमें 2 तरह के कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं। एक वो कहता है जी आपका स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है और दूसरा वो आपको कहता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट से वर्ड निकला है डिपार्टमेंटलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन से वर्ड निकला है स्पेशलाइजेशन। अच्छा, अब स्पेशलाइजेशन में क्या है जी? वो कहता है जी आल्सो नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर, कि आपने अपनी लेबर को, अपनी वर्क फोर्स को आपने किस तरह से डिवाइड किया। स्पेशलाइजेशन इज द डिग्री टू विच एक्टिविटीज आर टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर ब्रोकन डाउन एंड डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल जॉब्स। ठीक है, आपके एक टोटल टास्क थे, ठीक है, टोटल टास्क को आपने क्या किया, आपने ब्रोक डाउन कर दिया, उसको आपने चंक्स में डिवाइड कर दिया और चंक्स में डिवाइड करने के बाद आपने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इंडिविजुअल की जॉब्स में। अब इंडिविजुअल की जॉब में किस तरह, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम यही है कि जी हमने प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट मेकिंग उसका पर्पस है। अब वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए देखें आपको वहाँ पे प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी, आपको उसकी सेलिंग भी करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी देखनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपकी डिवाइड हो जाती हैं आपकी इंडिविजुअल जॉब्स में, मतलब कि हर बंदा हर काम नहीं कर रहा।
आपने ओवरऑल जो आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स थे, जो मिशंस थे, उनको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंडिविजुअल यूनिट्स में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब उसका होता है क्या फ़ायदा कि हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है और अपना अपना काम करते 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 हर बंदा अपनी ही फील्ड में स्किलफुल हो रहा है और वो अपनी ही फील्ड में एक्सपर्ट बन रहा है। ये वाला पॉइंट उसने आगे भी बताया होगा कि हाई स्पेशलाइजेशन कैन बी बेनिफिशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एज इट अलाउज एम्प्लॉइज टू बिकम मास्टर्स इन स्पेसिफिक एरियाज, और उससे क्या होता है कि इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी एज अ रिजल्ट। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप 10 तरह के काम कर रहे हो, तो उससे बेहतर ये होता है कि आप एक काम करें, एक काम में आप स्पेशलाइजेशन हासिल करें और उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। हाउएवर लो स्पेशलाइजेशन अलाउज फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी, अगर स्पेशलाइजेशन आपकी लो है तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आ जाती है। एज एम्प्लॉइज कैन मोर इजीली टैकल अ ब्रॉडर अरे ऑफ टास्क। अच्छा, लो स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप 100% उसमें स्पेशलाइज नहीं है, और क्योंकि स्पेशलाइज नहीं है तो फिर आप मुख्तलिफ तरह के जो काम हैं वो आप कर रहे होते हैं, और उसमें फ़ायदा ये होता है कि फिर वो एक फ्लेक्सिबिलिटी वाला एलिमेंट आ जाता है। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि जी मैं ये नहीं करता तो मैं ये करता हूँ, या मेरा ये काम नहीं है तो मैंने यही करना है। जो इस तरह के जो मामला है वो कहता है फिर वो आपको नहीं मिलते। लेकिन जब देखे ना, एक डॉक्टर है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, ठीक है, वो एक आंखों का डॉक्टर है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि वो अगर किसी दिन वो कहता जी आज आंखों के मरीज नहीं आए तो चलो मैं कन्ना ही चेक कर लवां, ठीक है, जो कन्ना वाले नहीं आ रहे थे मैं कोई और चेक कर लवां, कोई दंदा वाले वेख लवां, ऐसा नहीं होगा। उसने अपने ही एरिया में रहना। हाँ, कुछ आपके जनरल टाइप डॉक्टर होते हैं जो छोटे मोटे मसले मसाइल सारे देख लेते हैं, तो वो फिर क्या होता है कि वहाँ पे चूंकि लो स्पेशलाइजेशन होती है तो वो जिस तरह का भी मरीज आता है वो उसको सम हो टैकल कर ही लेगा। बात की समझ आई आपको बेटा स्पेशलाइजेशन वाली पॉइंट की? यस यस सर। सर। अच्छा जी, एज अपोज टू बीइंग स्पेशलाइज्ड फॉर अ सिंगल टास्क। ठीक है, क्योंकि ये इस चीज़ के अपोजिट है कि आपने सिर्फ सिंगल टास्क को ही आपने लेके चलना है। दूसरा इसमें कंसेप्ट आ जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन का। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग कर देते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन रेफर्स टू दी प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग जॉब्स टुगेदर इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट कॉमन एक्टिविटीज एंड टास्क। ठीक है, हम उन कामों को ग्रुपिंग कर देते हैं। ग्रुपिंग करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो सारे बंदे मिलके जो कॉमन एक्टिविटीज़ हैं या कॉमन टास्क हैं आप उनकी तरफ जा रहे होते हैं। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन, ईच डिपार्टमेंट और टीम इज़ हाईली ऑटोनोमस एंड देयर इज़ लिटल और नो इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट टीम। ऑटोनोमस का मतलब होता है क्या होता है इसका मतलब उर्दू में बताएं ज़रा, आपको पता हो तो। बोरिंग सा नहीं हो इंडिपेंडेंट जाता होते हैं, इस यानी तरह से? खुद फैसले कर सकते हो अपने। If an organization has a rigid departmentalization, each department or team is highly autonomous and there is little या no interaction between different teams। मतलब क्या हुआ कि हर बंदे ने अपना अपना काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पर वो कहता है जैसे मार्केटिंग है, सेल्स है, सर्विसेज है, तो अगर वो सेल्स वाला बंदा है तो उसने सेल्स का ही काम करना है ना। वो सेल्स वाला बंदा आके अकाउंटेंट का काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वो अपने अपने काम में, अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने अपनी डोमेन में वो लोग खुद मुख्तार होते हैं और उन्हें पता होता है कि हमने ये काम करना है बस। ठीक है, एंड देयर इज नो इंटरेक्शन। इन कंट्रास्ट, इसके बरक्स, लूज डिपार्टमेंटलाइजेशन एंटेल्स दैट टीम्स हैव मोर फ्रीडम टू इंटरेक्ट एंड कोलैबोरेट। अगर आपकी डिपार्टमेंटलाइजेशन लूज है, उतनी रिजिड नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में बताता है कि एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डिपार्टमेंटलाइजेज बाय फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दी, मार्केटिंग, सेल, सर्विस, इज सेट टू हैव अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा है, फंक्शनल का, क्योंकि आपको यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं, तो हर डिपार्टमेंट ने फिर अपना अपना काम ही वहाँ पे उसने परफॉर्म करना है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? नो सर। सर फिर इन दोनों में जो है वो बेसिक डिफरेंस सर इसमें क्या होगा, क्योंकि अगर डिपार्टमेंटलाइजेशन भी अगर हम कर रहे हैं तो सर वो उस डिपार्टमेंट में भी तो हम वही करेंगे ना जो स्पेशलिस्ट होंगे उस काम के लिए। देखो ये चीजें ना समटाइम्स आपकी ना साइड बाय साइड चल रही होती हैं। पूछे कैसे? सर कैसे? आप इस टाइम कैफ की क्लासेस ले रहे हैं, यस सर।
अब कैफ में अगर हम देखा जाए तो कैफ में हमारे पास जो टीम है, ठीक है, हम उनको कह सकते हैं ये स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है, अपने अपने सब्जेक्ट के हवाले से कह सकते हैं ना। यस सर। ठीक है, हर बंदा अपने अपने सब्जेक्ट को देख रहा है, हर बंदा अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर हम एक ओवरऑल टीम देखें, ठीक है, तो टीम में क्या है, टीचर्स हैं। तो टीचर्स का क्या है, एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। Yes, sir. अब आप देखें, आप अपना सब्जेक्ट तो आपने पढ़ा लिया, आपने अपना टेस्ट भी ले लिया, लेकिन उसके साथ जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे आप में से कोई बच्चा 4, 5, 6 पढ़ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो कहता है जी मेरा ना 5 भी ठीक जा रहा है, मेरा 6 भी ठीक जा रहा है, लेकिन मुझे 4 में प्रॉब्लम आ रही है। तो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ सब्जेक्ट टीचर, जब हमारी यहाँ पे टीचर के साथ मीटिंग होती है तो हम वहाँ पे बाकायदा बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो उसको भी, जब आपके टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो फिर आपको आइडिया होगा कि बैक एंड पे कितनी वर्किंग हो रही होती है। तो एक बच्चा है वो बीएम भी पढ़ रहा है, एक बच्चा वो टेक्स्ट भी पढ़ रहा है या R1 भी पढ़ रहा है। अब बीएम में अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और किसी दूसरे सब्जेक्ट में उसकी अच्छी नहीं है, तो जो टीचर्स की वीकली मीटिंग हुआ करेगी उसमें चीज़ें डिस्कस होंगी। तो वहाँ पे जाके फिर कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं तो जी स्पेशलाइज्ड हूँ तो मैं ये मैं वो, वहाँ पे चीज़ें डिस्कस होंगी, वहाँ पे टीचर्स शेयर करेंगे कि जी इस बच्चे की मेरी क्लास में ये वाली इन्वॉल्वमेंट है, ये इतनी जो है ना वो क्लास टाइम पे स्टार्ट करता है, इतना वो लेट आता है, इतनी छुट्टियां करता है, इतनी इसने असाइनमेंट दी हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, तो वो वाला जो एक कंसेप्ट बन जाता है ना, वो फिर आपका एक डिपार्टमेंट का बन जाता है, जिसमें हमने एक्टिविटीज़ में, टास्क में हमने एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट शो करनी है, और जहाँ पे जिसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो हम वहाँ पे जाकर उसको सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। अच्छा, एक ये दूसरा आप ये देखें कि क्रिकेट टीम है, ठीक है, तो बज़ाहिर देखें आपके पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी होंगे, स्पेशलिस्ट बॉलर भी होंगे, लेकिन अगर वो आउट हो गए हैं ऊपर वाले जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, तो नीचे आके बॉलर को भी तो बैटिंग करनी पड़ती है ना। फिर टेक्निकली वो बॉलर ही है, लेकिन जब वो एक टीम का हिस्सा है, एक वो उस डिपार्टमेंट का बेसिकली हम देखें, तो वहाँ पे जाके उसको अपनी तरफ से एक वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो हम इसमें 100% नहीं कह सकते कि या हम स्पेशलाइजेशन पे जा रहे हैं या डिपार्टमेंटलाइजेशन पे जा रहे हैं। समटाइम्स ये चीज़ें अलग अलग होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप किसी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं ना, तो वहाँ पे जाके अब देखें ना, एक HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो स्पेशलाइज्ड बंदा है, लेकिन वो एक डिपार्टमेंट को हेड भी तो कर रहा है ना। तो जहाँ पे उसको ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे अपने किसी सबॉर्डिनेट को, अपने किसी जूनियर को उसने जहाँ पे गाइड करना होगा वो गाइड करेगा, उसमें वो बीच में पार्टिसिपेट करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि ये मेरा काम नहीं है तो ये मेरा काम नहीं है। समझ आई बात की? यस सर। बाकी उसमें ये देखे ना, जैसे उसने ये एग्जांपल दिया आपको मार्केटिंग की, सेल्स की या सर्विसेज की, ठीक है, तो उसमें वो चूंकि एक है तो वो डिपार्टमेंट ही है, ठीक है, और डिपार्टमेंट में जाहिर बात है कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड लोग तो होते ही है ना। मतलब ऊपर अगर CEO है तो नीचे आपने अगर कोई लोग रखे हुए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट के हवाले से होते तो स्पेशलाइज्ड ही हैं, बट स्टिल उन्हें एक डिपार्टमेंटलाइजेशन में आके उन्हें अपना एक प्रॉपर जो किरदार है वो अदा करना पड़ता है। लोग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। आप किसी बैंक में चले जाते हैं और बैंक में आपके पास जो कैशियर है, ठीक है, जिसका काम है उसने कैश को टैली करना है, तो डे एंड पे सिर्फ वो कैशियर ही जिम्मेदार नहीं होता, उसमें बाकी लोग भी फिर उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कोई चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं आपकी, तो कैशियर तो है ही है, लेकिन उसके साथ जो रिसीट्स हैं, वो जो पूरा एक प्रोसेस होता है, उसमें गाइड भी किया जाता है, लोग सपोर्ट भी कर रहे होते हैं एक दूसरे को। क्लियर? यस सर, क्लियर हो। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कुछ रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप दो तरह के हैं, एक वो कहते हैं आपके इंटरनल, और दूसरा वो कहते हैं आपके एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल रिलेशनशिप में आ गया सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। ये वाला जो टॉपिक है इसका मैं आपको कंसेप्ट में आपको सिर्फ दे दूंगा, पढ़ना आपने इसको हो दिया है, बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में बेसिकली हमने क्या देखना है, किस चीज़ की बेस पे हम कह रहे होते हैं, वो होती है हमारी डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, हम डिसीजन मेकिंग पावर की बेस पे इन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, अब डिसीजन मेकिंग का क्या ताल्लुक है सेंट्रलाइजेशन के साथ या डिसेंट्रलाइजेशन के साथ, तो बड़ी बेसिक सी मैं आपको एग्जांपल दूंगा और इंशाल्लाह आपको उसकी समझ भी आ जाएगी। आपने गाड़ी का रिमोट देखा होगा, गाड़ियों का जो रिमोट होता है लॉक वाला, उस लॉक को अगर हम देखें तो उस सिस्टम का नाम होता है सेंट्रल
लॉकिंग सिस्टम। अब सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम में क्या करते हैं कि आप एक बटन प्रेस करते हैं और आपके सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं, और एक बटन आप अनप्रेस करते हैं या उसको दोबारा आपने प्रेस कर दिया तो वो सारे दरवाजे आपके अनलॉक हो गए। यहाँ पे क्या पता चला हमें कि जो डिसीजन मेकिंग है, अगर हम गाड़ी की या रिमोट की बात करें तो डिसीजन मेकिंग कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है, वो सिर्फ एक बटन में पड़ी हुई है। फॉलो कर रहे हैं बात को? यस सर। लेकिन अगर आप कहते हैं जी हमने एक बटन पे डिसीजन मेकिंग नहीं रखनी, ठीक है, तो वहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे फिर मैनुअल लॉक हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे फिर आपको बारी बारी हर दरवाजे का जो सिस्टम होगा वो सेपरेट होगा, मैनुअली आप उसको ऑपरेट करेंगे। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या होगी, डेलीगेट होगी, डेलीगेटेड डिसीजन मेकिंग। तो जहाँ पे डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक ही जगह पे हो वो आपका सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, और जहाँ पे आपने डिसीजन मेकिंग आगे फॉरवर्ड की होती है वो आपका होता है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अगर मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा तो हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, वो मुझे बताएं एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन सिस्टम पे काम कर रही होती है या डिसेंट्रलाइजेशन पे? सर सेंट्रलाइज पे। सेंट्रलाइजेशन सर, किस पे? सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन पे। अच्छा, और जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है वो डिसेंट्रलाइजेशन। वो डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर उसके मुताबिक कुछ मामला उन्होंने, अच्छा उसमें भी हमने डिवीजन में भी पढ़ा था ना कि कुछ मेजर डिसीजन मेकिंग या कोई पॉलिसी मेकिंग वगैरह जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो हेड ऑफिस ही करता है। तो मतलब कि कुछ एरियाज में आपका सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है और कुछ एरियाज में आपने सिस्टम डिसेंट्रलाइज कर दिया है कि आप लोग अपने जियोग्राफिकल एरिया के मुताबिक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। तो डेफिनेशन अगर आप देखें तो यहाँ पे कहते हैं कि आपकी पावर सारी कंसोलिडेट हो रही है अंडर अ सेंट्रल कंट्रोल, मतलब एक ही जगह पे, जैसे कि कहते हैं कि हेड ऑफिस रिटेन्स मेजर प्लानिंग डिसीजंस। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, द स्प्रेड ऑफ पावर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से वो पावर आपकी अवे चली गई, मतलब कि अथॉरिटी टू टेक मेजर डिसीजंस इज डेलीगेटेड टू द मैनेजमेंट एट लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सच एज SBU मैनेजर्स, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मैनेजर्स, या जो आपके डिविजनल मैनेजर्स हैं उनको वो क्या किया जाए, वो अथॉरिटी आगे डेलीगेट कर दी जाती है। ठीक है, जैसे आप जब तक घर में रहे सारे मामला तो आपके अब्बा जी देख रहे थे या जो भी घर में कोई बड़ा था वो देख रहा था। अब चूंकि आपने आगे हायर स्टडीज़ के लिए आपने लाहौर तशरीफ़ लाना है, तो वो हायर स्टडीज़ के लाहौर तशरीफ़ लाने के लिए फिर आपको भी पूछा जाता है कि हाँ जी बताएं जी आपने कहाँ पे रहना है, कौन से कॉलेज में जाना है, या इस तरह के कुछ भी, या कुछ डिसीजंस आपके अपने आ जाते हैं कि कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे जागना है, नहाना है, जो भी करना कराना है आपने, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग फिर आपकी अपनी हो जाती है। तो हॉस्टल में जब आप आ गए तो चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड होगी, और जब तक आप घर में रहे तो चीज़ें सेंट्रलाइज थी अंडर द सिंगल इंडिविजुअल, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो हो रही होती है। इसी तरह इसके नीचे कुछ एडवांटेजेस इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है, एडवांटेजेस भी आपने ये खुद पढ़ लेने हैं।